डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, कल से ही हमने मध्य प्रदेश से नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने देखा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। तो दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, इसमें हमें शायद 3 या फिर 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, आप सबको पता होगा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो 1947 से पहले, ठीक है, यदि हम बात करें जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर रूल था, है ना, अंग्रेज़ों का यहाँ पर रूल था, तब हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। ठीक है, जैसा अभी वो वर्तमान में दिखता है वैसा था या नहीं था, है ना, तो उसको हम देखेंगे कि 1947 से पहले क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की। ठीक है, फिर हम देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में, उसके बाद हमारे देश की क्या स्थिति, हमारे प्रदेश की क्या स्थिति रही। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज चर्चा करेंगे 1947 से पहले की और 1947 से लेकर के 1956, ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, है ना, 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे 1947 से लेकर के 1956 तक की। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। ठीक है, अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था। तो अंग्रेज़ों का जब यहाँ पर रूल चल रहा था तो हमारे यहाँ 2 प्रकार की व्यवस्था थी मेनली। ठीक है, एक तो होते थे ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, एक होते थे ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, और होती थी देसी रियासतें। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। अब ये क्या थी, ठीक है, तो देखिए जो ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, ठीक है, इस पर पूर्णतः अंग्रेज़ों का कब्जा था, अंग्रेज रूल करते थे। ठीक है, शासन व्यवस्था अंग्रेज चलाते थे, सब कुछ अंग्रेज करते थे। ठीक है, और जो देसी रियासतें थी, एक प्रकार से इसको बोला जाए तो यहाँ पर यहाँ के शासक तो राजा महाराजा होते थे। ठीक है, राजा रजवाड़े जो होते थे हमारे भारत के, वो यहाँ पर रूल किया करते थे देसी रियासतों के अंतर्गत, परंतु किसके अंतर्गत, पूर्णतः ब्रिटिशर्स के अंतर्गत किया करते थे। ठीक है, सब ये शासन मतलब नाम मात्र के लिए शासन किया करते थे। तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी आज़ादी से पहले। ठीक है, परंतु दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या व्यवस्था थी। ठीक है, 1947 के टाइम पे या फिर इससे पहले। ठीक है, देखिए ये हमारा उस टाइम पर मध्य प्रदेश था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखिए मैंने बीच में आपको दर्शाया है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जिसमें मैंने ये डॉट डॉट बनाया है। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता था, जो मैंने ये डॉट डॉट से ये बनाया है, ठीक है, ब्लू लाइन खींची है, ठीक है, तो इसे बोला जाता था मध्य प्रांत। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस सीपी। ठीक है, और एक और यहाँ पर एक प्रांत हुआ करता था जिसे बोला जाता बरार। ठीक है, ये 2 स्टेट थे उस टाइम पे। ठीक है, एक तो सीपी था, ठीक है, और एक था बरार। ठीक है, इसे सेंट्रल प्रोविंस या फिर मध्य प्रांत बोला जाता था। ठीक है, ये 2 चीज़ें थी जो कि क्या थी, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत तक थी, है ना, ब्रिटिश प्रांत, ये 2 थे ब्रिटिश प्रांत। ये मैंने अलग से इसमें ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये वाला एरिया था ब्रिटिश प्रांत 1947 से पहले। ठीक है, और इसके अलावा जो ये दिख रहा है आपको खाली खाली, जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की, ठीक है, तो ये थी देसी रियासतें। ठीक है दोस्तों, यदि आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ होलकर वंश था। ठीक है, यहाँ पर सिंधिया वंश था। आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो बुंदेलखंड, ठीक है, और बघेलखंड की यहाँ पर रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें, विदर्भ की रियासतें। ठीक है, तो मेरे बताने का मकसद ये है, ठीक है, कि इतना प्रांत, इतना जो आप बीच वाला एरिया देख रहे हैं, ठीक है, इसे मध्य प्रांत कहा जाता था। ये थे ब्रिटिश प्रांत और ये थे देसी रियासतें। ठीक है, तो ये स्थिति थी 1947 के टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है उस टाइम पे क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है ना 1947 में, तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने 3 कंडीशन रखी हमारे यहाँ के जो नेता वगैरह थे या फिर राजा महाराजा थे उनके सामने। ठीक है, 3 कंडीशन क्या थी मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक तो या तो आपको पता होगा कि 2 अधिराज्य बने थे, एक भारत बना था, ठीक है, और एक पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान। ठीक है,
ये दो देश बने थे, ठीक है। जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो दो देश बने, एक भारत एक पाकिस्तान। तो अंग्रेज़ों ने, ठीक है, हमारे जो राजनेता थे या फिर राजा महाराजा थे, उनके समक्ष 3 कंडीशन रखी, ठीक है। 3 कंडीशन रखी। 3 कंडीशन क्या थी? पहली थी दोस्तों, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, ठीक है, मतलब देसी रियासतों के सामने ये कंडीशन रखी, ठीक है। जो देसी, देखिए जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो अपने आप शामिल हो गए, ठीक है, भारत पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, ठीक है। अब आई बात किसकी? देसी रियासतों की, ठीक है, देसी रियासतों की, ठीक है। तो देसी रियासतों के सामने ये 3 कंडीशन रखी है, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन थी, आप यदि स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थी, ठीक है। दोस्तों देखिए, जब भारत का एकीकरण हो रहा था, ठीक है, खासतौर पर इसमें अहम भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने, ठीक है। ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप वर्तमान में हमारा भारत देखते हैं, ठीक है, अखंड भारत, ठीक है। तो उस टाइम लगभग 500 से 572 या फिर 500 से ज़्यादा रियासतें थी, 550 से ज़्यादा रियासतें थी, सोच रहे हैं आप। तो 550 से ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाना कितना कठिन कार्य रहा होगा, आप सोच सकते हैं। और जबकि उनके सामने ये कंडीशन रखी गई थी कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन के बाद उन्हें भारत में मिलाना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, यदि किसी को ये कंडीशन दी जा रही है कि आप स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, तो हर कोई चाहेगा कि हम स्वतंत्र रहें, है ना। तो उस टाइम वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो आपको इतना अच्छा हमारा भारत का मैप दिखता है, ठीक है। वरना आप ऐसा, उस टाइम ऐसी कंडीशन हो सकती थी कि ये अलग अलग देश हो सकते थे, भारत के अंदर कई देश होते हैं आज, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ये 2 नाम हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है भारत के एकीकरण में, ठीक है। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो देसी रियासतों के सामने ये 3 अंग्रेजों ने सुझाव रखे थे, भैया आप भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र रहना चाहो तो स्वतंत्र रहना चाहो, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, उन्होंने बहुत, उनके प्रयासों से लगभग सभी देशी रियासतें, कुछ देशी रियासतों को छोड़ा जाए, ठीक है, तो वो भारत में शामिल हो गए, ठीक है। कोई ईजिली हो गए, ठीक है, किन्हीं के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ा, ठीक है। कुछ रियासतों के साथ पुलिस कार्यवाही की गई, किसी के साथ विलय पत्र साइन किया गया, ठीक है। जो इस तमाम तरीके की चीज़ें आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 1947 के बाद क्या स्थिति रही, ठीक है, हमारे भारत की। तो देखिए 1947 के बाद क्या स्थिति हुई, जो संपूर्ण हमारा भारत था, ठीक है, संपूर्ण भारत को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। आज़ादी के बाद संपूर्ण भारत को, आप नोट्स बनाते जाइए, मैं जब बोल रहा हूँ तो आप लिखते जाइए, ठीक है। ये 4 पार्टों में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेन जो दोस्तों रोल रहेगा ये इन 3 पार्टों का रहेगा, ठीक है। ये जो चौथा था, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, ठीक है, तो इसका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। मुख्यतः ये 3 पार्ट थे, ठीक है, और इन्हीं 3 पार्टों के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये 4 पार्टों में डिवाइड किया गया और ख़ासतौर पर हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, 3 पार्टों को हम समझेंगे। तो देखिए इस प्रकार से था, जो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, मध्य प्रांत, सीपी या फिर बरार, ठीक है, मध्य सीपी, बरार, ठीक है, प्लस आप यहाँ पे यदि देखेंगे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की रियासतें, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना आप, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, तो छत्तीसगढ़ की रियासतें, ठीक है, प्लस महाकौशल, ठीक है, महाकौशल मतलब जबलपुर वाला एरिया है जो, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रियासत है, महाकौशल प्लस विदर्भ, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र, है ना, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में एरिया है विदर्भ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आज़ादी से पहले सीपी था, मध्य प्रांत था, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस जिसे बोलते थे, और वरार था, ये ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है। तो इन्हें मिला लिया गया पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए क्या मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ये वाला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट ए था, ठीक है। 1947 के बाद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पार्ट ए था, ठीक है। तो पार्ट ए में क्या क्या था, सीपी, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत था, बरार जो कि ब्रिटिश प्रांत था, इसके अलावा, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रियासत है, ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैप से आप समझ जाएंगे। इसके अलावा महाकौशल, यहाँ कहीं पे जबलपुर है महाकौशल, तो वो वाला एरिया महाकौशल कहलाता है। इसके अलावा विदर्भ मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो ये विदर्भ वाला पार्ट है, ठीक है।
तो इतनी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया, ठीक है। पार्ट ए को नाम क्या दिया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश या फिर सीपी या फिर बरार, ठीक है, ये नाम दिया गया था पार्ट ए का। आपको एक बात याद रखना है, ठीक है, इसे क्या बोला गया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर सेंट्रल प्रोविंस सीपी बोला जाता था या फिर बरार, ठीक है। इतने नाम इसको दिए गए थे, आपको एक बात याद रखनी है। ठीक है, ये हो गई पार्ट ए की बात। तो समझ में आ गया पार्ट ए किस किस से मिलकर बना, ठीक है। और इसकी यदि हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रखी गई नागपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पार्ट ए। अब हम चलते हैं पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट बी था ये वाला, देखेंगे आप, ठीक है, जो हमारा ये आप देखेंगे ये से ऊपर वाला हिस्सा है ग्वालियर वाला चंबल संभाग, ठीक है, और ये जो हमारा मालवा वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अब वर्तमान की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों को जो उस टाइम पे बोला गया मध्य भारत, ठीक है, इसे बोला गया क्या? मध्य भारत बोला गया, ठीक है। पार्ट बी, इसकी राजधानी थी दोस्तों, दो राजधानी थी, एक तो थी इंदौर, ठीक है, और एक थी ग्वालियर, ठीक है। चूँकि देखिए दोस्तों यहाँ पे दो प्रमुख राजवंश थे या फिर घराने थे, ठीक है, मतलब राजवंश हुआ करते थे। एक तो यहाँ पर होते थे होलकर, ठीक है, उनके मालवा वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पर होलकर होते थे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है होलकर और सिंधिया, और ग्वालियर में कौन हुआ करते थे? सिंधिया, है ना, लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ सिंधिया हुआ करते थे, और यहाँ पे कौन होते थे? होलकर, मालवा वाले रीजन में, ठीक है। तो ग्वालियर यदि हम बात करें, ठीक है, ग्वालियर राजघराना, ठीक है, और सिंधिया राजघराना, ठीक है, इससे बोला गया, इनको मिला के एक पार्ट बना गया, पार्ट बी, ठीक है, इसको नाम दिया गया मध्य भारत, ठीक है। तो पार्ट बी बनाया गया, इसका नाम दिया गया मध्य भारत, ठीक है। खासतौर पर क्या? ग्वालियर और इंदौर, इनको आपको याद रखें, ठीक है। उनकी राजधानी क्या थी? ग्वालियर, इंदौर, ठीक है। मैं यहाँ राजधानी भी लिखते जा रहा हूँ, इसकी क्या थी? नागपुर, ठीक है, इसकी क्या थी? ग्वालियर और इंदौर, ठीक है दोस्तों। क्लियर होती जा रही है चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट सी की ओर। तो पार्ट सी में किस किस को मिलाया गया? देखिए यहाँ पे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बघेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी स्टेट बनाया गया, जिसकी राजधानी थी रीवा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा वर्तमान में मतलब उस टाइम मध्य प्रदेश था, ठीक है, ये मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर, पार्ट बी की इंदौर और ग्वालियर, पार्ट सी की रीवा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए चूँकि ग्वालियर जो रियासत थी बड़ी थी, ठीक है, तो इसे 6.5 माह के लिए बनाया जाता था राजधानी, ठीक है, और इसे 5.5 माह के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ग्वालियर राजघराना बड़ा था, ठीक है, इस कारण उसे 6.5 माह के लिए राजधानी बनाया जाता था, और इसे 5.5 माह के लिए राजधानी, ठीक है, बारी बारी से इन्हें राजधानी बनाया जाता था, चूँकि इनकी राजधानी दोनों थी, इंदौर थी और ग्वालियर थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। पार्ट सी की बात हमने कर ली, ठीक है, बुंदेलखंड की रियासतें और बघेलखंड की रियासतें, इन रियासतों को मिलाकर बनाया गया था पार्ट सी, जिसकी राजधानी थी, ठीक है, रीवा। इसे क्या बोला गया? विंध्य प्रदेश, है ना, विंध्य प्रदेश, ठीक है। राजधानी क्या थी? रीवा। तो क्लियर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब आज़ादी के बाद, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति थी, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लें, एक बार मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। इस टाइम पे अब देखिए 3 राज्य बनाएगा, ठीक है, इनके मुख्यमंत्री भी होंगे, तो मुख्यमंत्री भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल, ठीक है। पार्ट ए के कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? रविशंकर शुक्ल, ठीक है। और जो कि दोस्तों हमारा जब मध्य प्रदेश का गठन होगा, ठीक है, 1956 में 1 नवंबर, तो उस टाइम भी मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? रविशंकर शुक्ल। ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक है। यदि पार्ट बी की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो लीलाधर राव, ठीक है। और यदि पार्ट सी की बात करें तो मैं पार्ट सी एक मिनट देख लूँ, शंभुनाथ शुक्ल, है ना, ठीक है। तो ये 3 मुख्यमंत्री हो रहे होते थे, तीनों पार्टी के अलग अलग, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछेगा तो पार्ट ए से पूछ सकता है, क्योंकि
पार्ट ए मुख्य पार्ट था, ठीक है, और चूँकि रविशंकर शुक्ल थे हमारे पहले मुख्यमंत्री भी वो थे 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश के गठन से पहले पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे ना, तो रविशंकर शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि भोपाल है ना, तो देखिए दोस्तों, चूंकि मैंने आपको बताया कि जो देसी रियासतें थी, ठीक है, उनके सामने कंडीशन रखी गई थी कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, होना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप स्वतंत्र रहें, ठीक है। तो भोपाल जो यहाँ पर रियासत थी, ठीक है, भोपाल रियासत ने स्टार्टिंग में भारत के साथ विलय करने से मना कर दिया, है ना, कि भैया हम नहीं होंगे। हालांकि बाद में जो हमारे क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, ठीक है, शक्ति दिखाई गई, ठीक है। यहाँ पे नवाब हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है, नवाबों का यहाँ पर शासन था। तो हमारे जो गृह मंत्री थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे, ठीक है, उनके प्रयासों से किसी तरह भोपाल को भी शामिल किया गया, ठीक है। और 1 जून 1949, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, 1 जून 1949 को, ठीक है, भोपाल भी, ठीक है, हमारे भारत के संघ में शामिल हुआ, ठीक है। और इसे रखा गया किसमें, पार्ट सी में, पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया, ठीक है, ये पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया। हालांकि इसे अलग रखा गया था लेकिन पार्ट सी का माना जाता था इसको, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और आप एक साथ इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे तो हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं, आगे 1956 की कहानी भी समझ सकते हैं, लेकिन चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा पार्टों में से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार हम रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, है ना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन 1947 से पहले मैंने आपको बताया, चूँकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का रूल था, ठीक है। तो जो हमारा उस टाइम मध्य प्रदेश था कुछ इस टाइप का दिखता था, ठीक है। इसमें यदि हम देखें तो सीपी मध्य प्रांत और बरार, ठीक है, ये जो 2 स्टेट थे ये ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत थे, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंधिया वंश, होलकर वंश था, ठीक है, ठीक है, सिंधिया वंश, होलकर वंश, और यहाँ पर था विंध्य प्रदेश की यहाँ पे कुछ रियासतें थी, कुछ बुंदेलखंड की थी, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता था मध्य भारत, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे बोला जाता था मध्य भारत, ठीक है। और ये ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ थी बुंदेलखंड की रियासत है, ठीक है। तो इस प्रकार था 1947 से पहले, ठीक है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो समस्त राज्यों को 4 पार्टों के अंतर्गत रखा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मुख्यतः पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, है ना, पार्ट ए, बी, सी, ये पढ़ाई की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए के अंतर्गत किस किस को रखा गया, मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे सीपी था, मध्य प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत, ठीक है, सीपी को रखा गया, बरार को रखा गया, ठीक है। कुछ हमारी छत्तीसगढ़ की रियासतें थी, कुछ महाकौशल की रियासतें थी, इसके अलावा विदर्भ की रियासतें थी, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर दोस्तों पार्ट ए का निर्माण किया गया और इसे बोला गया मध्य प्रदेश या फिर सीपी या फिर बरार, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, नागपुर इसकी राजधानी थी। ये बन गया पार्ट ए, ठीक है। इसके बाद हम चले पार्ट बी। तो पार्ट बी जो हमारी पश्चिम और उत्तर की रियासतें थी, ठीक है, खासतौर पर सिंधिया और होलकर, ठीक है। तो इनको मिलाकर बनाया गया पार्ट बी, जिसकी राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। 6.5 महीने के लिए ग्वालियर, 5.5 महीने के लिए इंदौर, ठीक है। मध्य भारत इसे नाम दिया गया, ठीक है। तो पार्ट बी को क्या बोला गया, मध्य भारत। इसकी राजधानी क्या थी, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है। अब आते हैं पार्ट सी। तो यहाँ पे बुंदेलखंड की रियासत थी, यहाँ पर विंध्य प्रदेश की रियासतें थी और भी कई रियासतें थी, ठीक है। तो इन्हें मिलाकर बना गया पार्ट सी, जिसकी राजधानी थी रीवा। अब रही बात इनके मुख्यमंत्रियों की, तो मुख्यमंत्री आप याद मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको याद करना है 1956 के बाद के, ठीक है। बस आपको एक बात याद रखना है, पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे, क्योंकि रविशंकर शुक्ल थे और 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम पर भी रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है दोस्तों। और ये भोपाल वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि 1 जून कहाँ लिखा मैंने, 1 जून 1949 डेट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1 जून 1949 को विलय हुआ था, ठीक है, भोपाल का। आपको एक बात याद रखना है, और ये पार्ट सी का हिस्सा था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर और लगेंगे इसका और हम कवर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, MPPSC चाहे प्री का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, ठीक है। मेंस में कितने मार्क्स में लिखने को आ जाए, ठीक है, दीर्घ 100 वर्ड्स में, 300 वर्ड में आराम से आप बहुत अच्छे से डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
और कोई भी एग्ज़ाम हो मध्य प्रदेश का, हर चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएगी। हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसके अलावा हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और MP मध्य प्रदेश का ये हमारा दूसरा लेक्चर था। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट कंटेंट दूँ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक कमेंट ज़रूर मार दिया करें, क्योंकि क्या थोड़ा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। मैं खुद पहले पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा मेहनत लगती है, तो एक कमेंट ज़रूर मार दें यदि अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल डिसलाइक कर दें, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट मारें, ठीक है, और शेयर भी कर दें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, फेसबुक पेज को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं क्विज़ वगैरह डालता रहता हूँ, मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।